नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी से। देखो, हर साल हम भारत के ना अलग अलग शहरों में इस प्रकार के सिचुएशन देखते हैं। शहरों के नाम बदल जाते हैं, ईयर बदल जाते हैं, कभी चेन्नई तो कभी बेंगलुरु, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, लेकिन सिचुएशन ज्यों की त्यों रहती है। क्यों हर साल भारत में अर्बन फ्लड आती है? ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। 2 या 3 बार यूपीएससी एक अर्बन फ्लड पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, और एक बार तो एक ही साल में यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे अर्बन फ्लड में, जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 1 में भी। देखो, हम चाइना की स्पन सिटी का कंसेप्ट समझें उससे पहले आप रीजन्स की बात कीजिए कि अर्बन फ्लड भारत में आती क्यों है, भारत के सिटीज का ये हाल होता क्यों है। देखो, नॉर्मल सा पॉइंट है। जैसे जैसे हमारे देश में अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, गांव से लोग आने लगे शहरों में, ज्यादा लोग रहने लगे शहरों में। लेकिन देखो, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था 3 लाख लोग रहने के लिए, अब 30 लाख लोग रहने लगे हैं। अब उनका वेस्ट वाटर है वो कहां जाएगा? जैसे देखो, जनसंख्या बढ़ती है ना, रोड चौड़े करने पड़ते हैं, ज्यादा घर बनाने पड़ते हैं, लेकिन वेस्ट वाटर जहां से जाता है उस ड्रेन का साइज इंक्रीज हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि कम हो गया। आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ड्रेन्स का, रिवर्स का शहरों में इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है। पानी अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इंक्रोचमेंट जो है, ये एक बड़ी वजह है। पानी की निकासी के लिए स्पेस है ही नहीं, समझ गए। और दूसरा देखो, पानी कहां जाएगा बारिश का? कॉन्क्रीटाइजेशन, पेड़ों को नहीं छोड़ा गया है। शहरों में ना हर तरफ आपको कंक्रीट ही कंक्रीट देखने को मिलेगा, तो पानी का नीचे जाने की जगह ही नहीं है। और देखो, कुछ तो क्लाइमेट चेंज भी है, मतलब बारिश जैसे अब आई, पिछले एक हफ्ते में एकदम से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश आ गई है। बट देखो, क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते। ये चीजें तो फ्यूचर में और भी ज्यादा होंगी, लेकिन हमारी सिटीज ना रिजिलियंट नहीं है। रिजिलियंट मतलब एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को दबाओगे वापस उसी शेप में आ जाता है। तो उसी प्रकार से ना रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। थोड़ा सा डिजास्टर आया तो ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, डिजास्टर झेल ले, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आज के समय में चाहिए। अब देखो, सीवरेज का साइज उतने का उतना ही है, मतलब जैसे रोड चौड़ी हुई, सीवरेज का साइज भी तो इंक्रीज होना चाहिए था ना, सीवरेज की कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। खैर, केस स्टडी की बात करते हैं। चाइना का एक कंसेप्ट है ये स्पंज सिटी का। स्पंज सिटी मतलब, स्पंज क्या होता है? जैसे पोछा लगाते हैं ना हम, पोछे को क्या करते हैं, गीले पानी में डालते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, पोछा लगाते हैं, और जब थोड़ा सा पोछा लग जाए उसको निचोड़ देते हैं ताकि जो खराब पानी है वो निकल जाए। फिर से दोबारा पोछे को साफ पानी में निचोड़ते हैं ताकि साफ पानी का पोछा लगे। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पंज का। स्पंज का रसगुल्ला भी आपने खाया होगा। स्पंज मतलब वो चीज जो ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में उससे पानी निकाला जा सकता है। तो चाइना की स्पंज सिटी का कंसेप्ट ये है कि आप ना इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करो, जब रेन वाटर आता है ना, आप उस रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लो, और बाद में रेन वाटर को आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो फ्लड नहीं आएगी, है ना। और बाद में उसी रेन वाटर का आप इस्तेमाल करो, बजाय कि उसके की नालों में बहने के। वो रेन वाटर जो नालों में बह जाता, पानी वेस्ट हो जाता, ऐसा करने के बजाय आप रेन वाटर को एब्जॉर्ब करो और बाद में उस पानी का इस्तेमाल करो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। ये है स्पंज सिटी का कंसेप्ट। स्पंज सिटी के कंसेप्ट में चाइना ने क्या किया, रूफ पे गार्डन से इस्टेब्लिश किए, छतों पे रोड्स को परमिएबल बना दिया ताकि पानी जो है वो नीचे चले जाए, पेवमेंट्स को परमिएबल बना दिया गया ताकि पानी जो है वो जमीन के नीचे चला जाए। मतलब बहुत सारे मेथड्स चाइना ने अपनाए ताकि ज्यादा बारिश एक बार आ जाए ना, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जा सके और उसी पानी को बाद में यूज कर लिया जाए, जैसे पोछे की तरह। समझ गए? तो ये है चाइना का स्पंज सिटी का कंसेप्ट। भारत में भी देखो, हम अक्सर सजेशंस की बात करते हैं और चीजें बदलती भी हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में चीजें नहीं बदल रही हैं, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। थोड़ी गति जो है ना चीजों के बदलने की, तेज होनी चाहिए। चाइना को फायदा मिला, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए चाइना को एक फायदा मिला और चाइना ने बहुत तेजी से चाइना डेवलपमेंट लेके आया। अब इंडिया को भी ना, इंडिया सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है, इंडिया डेवलप कंट्री बनना चाहता है,
तो जिस हिसाब की सोच है ना, उस हिसाब की स्पीड इंडिया को रखनी होगी चीजों को बदलने के लिए। तो ये स्पंज सिटी का कंसेप्ट हमने समझा, आप इसे यूज कर सकते हो केस स्टडी में। अब देख लेते हैं टोटल कितने आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हम देखो साउथ चाइना सी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन ने जो लूट मचाई इंडिया में कॉलोनिज्म के दौरान, वो सामान ब्रिटेन वापस लौटाए, इस इश्यू से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ईडी और सीबीआई के चीफ की अपॉइंटमेंट से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का अहम जजमेंट आया है, वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल है, ये भी डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट कंटेक्स्ट का एक आर्टिकल है, पार्शियल ऐप बैन से संबंधित, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल है, वो बच्चे जो गरीब परिवारों से हैं उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, वो आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एथिकल टर्म, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का क्या मतलब होता है? बेनेवोलेंस देखो एक प्रकार से इच्छा है दूसरों के लिए अच्छा करने की, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। जब हमारा इंक्लिनेशन होता है ना कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, वो अच्छा देखो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम थोड़ा पैसा डोनेट करें, अपने आस पड़ोस में कोई बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है उसे पढ़ाएं, कोई एल्डर सिटीजन है सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसकी हेल्प करें सड़क क्रॉस करवाने में, और इवन छोटी सी हेल्प करें डोर ओपन करने में। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बेनेवोलेंस के, समझ गए? बेनेवोलेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ एक्ट ऑफ मर्सी, काइंडनेस, जनरोसिटी, चैरिटी, अल्ट्रुइज्म, लव, ह्यूमैनिटी। मतलब इन सब वर्ड्स को ना आप एक चीज़ में मापेंगे ना, एक चीज़ में पिरोएंगे ना, तो वो लाइन निकल के आएगी। एक इच्छा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की, वो होता है बेनेवोलेंस। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रिटेन के द्वारा इंडिया से की गई चोरी से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो एथिक्स से भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। देखो कॉलोनिज्म के दौरान क्या हुआ, ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने ना एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स के देशों को गुलाम बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया, और इन देशों के रिसोर्सेज को बहुत लूटा, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा। इस दौरान देखो यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनीज से ना बहुत सारा सामान भी अपने अपने देशों में ले गए। जैसे ब्रिटेन इंडिया से कोहिनूर समेत बहुत सारी चीजें लूट के ले गया जो अभी ब्रिटेन के म्यूजियम में हैं। लेकिन देखो अच्छी बात यह है, कुछ कॉलोनियल कंट्रीज को ना अब यह एहसास हो गया है कि हमने जो उस समय किया गलत किया। हमने अपनी कॉलोनीज से इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स को चुराया। आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियां। ये वो चीजें होती हैं जिनका किसी देश के इतिहास में, किसी देश की पास्ट में इंपॉर्टेंट स्थान होता है। जैसे देखो कोई इंडिया की पुरानी मूर्ति है, कोई पुरानी ज्वेलरी है, कुछ भी जिससे इंडिया की हिस्ट्री का पता लगता हो, तो ये होती हैं कलाकृतियां यानी आर्टिफैक्ट्स। तो नीदरलैंड को एहसास हुआ कि यार हमने श्रीलंका और इंडोनेशिया से ये जो कलाकृतियां चुराई थी ना, वो गलत काम था, हमें इन्हें लौटाना चाहिए। तो नीदरलैंड ने ऐसी 484 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स श्रीलंका और इंडोनेशिया को वापस लौटाने का निर्णय लिया। जैसे ये श्रीलंका की तोप है, कैंडी से चुराई गई थी, काफ़ी फेमस तोप है, इसको भी अब नीदरलैंड श्रीलंका को लौटा रहा है। क्वेश्चन देखो अब ये इमर्ज होकर आता है, नीदरलैंड तो चलो अच्छा काम कर रहा है, बट व्हाट अबाउट ब्रिटिशर्स? क्या उनको चीज़ें नहीं लौटानी चाहिए जहां से उन्होंने चुराई थी? काफ़ी समय से मांग चल रही है। जैसे ग्रीस मांग कर रहा है कि भैया ये स्कल्पचर्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आप हमारे यहाँ से चुरा के गए, आप इन्हें वापस लौटा दो यार, कुछ तो शर्म करो। इजिप्ट से ये पत्थर चुराया था, रोजेटा स्टोन, इजिप्ट में मांग कर रहा है, अरे दे दो यार पत्थर जो चुरा के गए थे। लेकिन ब्रिटेन वालों को कोई शर्म नहीं है, वो वापस नहीं लौटाते। चलो ये तो दूसरे देशों की हम बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कीजिए। इंडिया की कितनी सारी कलाकृतियां हैं जो अभी ब्रिटेन के शहर लंदन के म्यूजियम्स में हैं। आप कोहिनूर हीरे की बात कीजिए, कहाँ से चुराया गया था कोहिनूर हीरा? अमरावती स्तूप से। जानते हो कितने कैरेट का है? ऑलमोस्ट 105 कैरेट का है कोहिनूर हीरा। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस डायमंड्स में से एक है। और एक चीज़ देखो, ब्रिटिशर्स को ये लगता है अगर हमने
कॉलोनीज से चुराई हुई चीजों को वापस लौटाना अगर स्टार्ट किया ना, तो हमारे सारे म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे, क्योंकि उनके सारे म्यूजियम्स एक प्रकार से चोर बाजार हैं, सारी वहां पे चुराई हुई चीजें हैं। अगर एक लुटाई तो उस देश को बाकी भी लुटानी पड़ेंगी, फिर बाकी देश भी मांग करने लगेंगे, तो हमारे म्यूजियम्स तो खाली हो जाएंगे। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो हमें पता है एक चीज, अगर आपने ये चुराई हुई कलाकृतियां वापस भी लुटा दी, तो कॉलोनिज्म के दौरान जो आपने अत्याचार किया हमारे देश के लोगों के ऊपर, उनको दुख दर्द दिया, आपकी पॉलिसीज की वजह से कितने सारे लोगों की जानें चली गई, वो सब चीजें वापस नहीं आएंगी। हम जानते हैं इस चीज को, आपने बहुत अत्याचार किया, उसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती। बट देखो, इतना तो मोरल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बनता है कि आप इंडिया से चुराई हुई चीजों को वापस करो। यह एक प्रकार से ना सिंबॉलिक जेस्चर होगा कि आपने अपनी तिजोरियां भरी किससे, जो लूट मचाई कॉलोनीज में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, वहां से। तो ये आपके ऊपर ना सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है बल्कि लीगल ऑब्लिगेशन भी है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो मोरालिटी की, हम ह्यूमन राइट्स का सम्मान करते हैं, हम मोरालिटी का ख्याल रखते हैं। किसी देश में कुछ गलत होता है तो आप उस देश को मोरालिटी का पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। बट यार, आपने कितना कुछ गलत किया, आपका भी फर्ज बनता है आप मोरल अटोनमेंट करो। मोरल अटोनमेंट का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित। एक प्रकार से मोरल अटोनमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई गलती कर दी, आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, कम से कम अब उसे एड्रेस करने के लिए कोई एक्शन लो। यह होता है मोरल अटोनमेंट। इसके बाद राइटर बोलते हैं, ब्रिटेन को सीखना चाहिए दूसरे देशों से। जर्मनी के चांसलर थे 1970 में, नाम था विली ब्रांट। इन्होंने क्या किया, हिटलर ने पोलैंड के ज्यूज के ऊपर जो अत्याचार किए थे ना, उसका प्रायश्चित किया एपोलोजाइज करके। ये 1970 में जब चांसलर बने, गए पोलैंड में। उस समय तो ज्यूज रहते भी नहीं थे, नाम मात्र के ज्यूज रहते थे पोलैंड में, क्योंकि वो सारे इजराइल जा चुके थे। लेकिन बावजूद इसके वो एक पुरानी ज्यूइश घाटों में गए, उन्होंने ऐसे नीचे बैठ के, घुटनों पे बैठ के माफी मांगी। हालांकि देखो, इनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि हिटलर ने इनके ऊपर भी अत्याचार किया था। किसी भी प्रकार से हिटलर के द्वारा किए गए क्राइम में ये सम्मिलित नहीं थे। बट इन्होंने बोला कि मैं जो माफी मांग रहा हूं ना, ये जर्मन्स की तरफ से मांग रहा हूं। जर्मन्स एज ए नेशन, हम रोक नहीं इसके हिटलर को कि वो आपके ऊपर क्राइम ना करें, इसलिए मेरी जो ये माफी है ना, ये जर्मन्स की तरफ से है। आप और एग्जांपल लीजिए, कोमागाता मारू, फेमस शिप जर्नी, नहीं पढ़ी है हिस्ट्री में? पढ़ लो जल्दी से, लेकिन मैं अभी रिवाइज आपको करवा देता हूं। 1914 में ना एक शिप गया था, इंडिया से गया था कनाडा में। उसमें ऑलमोस्ट 370 के आसपास इंडियंस थे और जो कनाडा में इमिग्रेट करना चाहते थे। बट देखो, शिप ना कनाडा के शहर वैनकूवर में खड़ा रहा 2 महीने तक। कनाडा की अथॉरिटीज ने शिप से लोगों को उतरने नहीं दिया। 2 महीने तक लोग जो थे इंडियंस, वो शिप के अंदर रहे। बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके पास खाना नहीं था, दूसरी चीजें नहीं थी, लेकिन इसी आस में कि शायद कनाडा की अथॉरिटीज हमें उतरने देंगी। लेकिन कनाडा की अथॉरिटीज टस से मस नहीं हुई और 2 महीने के बाद आखिरकार कनाडा की नेवी ने उस शिप को कनाडियन वाटर से बाहर भेज दिया। उस शिप को, कोमागाता मारू को, वापस इंडिया आना पड़ा। लेकिन जब वो शिप वापस इंडिया में आया, बजबज पोर्ट कोलकाता में, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ना ये मान लिया कि इसमें जो लोग हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ट्रबल मेकर्स हैं, वो इंडिया से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने मजबूर कर दिया उन लोगों को कि आप यहां से शिप से बाहर निकलिए। शिप में मौजूद जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो ये जो इंसिडेंट था ना कोमागाता मारू, चूंकि कनाडा की वजह से हुआ था, 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा की तरफ से एपोलोजाइज किया इंडिया को कि हमने जो उस समय किया था गलत किया था। इस इंसिडेंट ने कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। समझ गए? तो जैसे देखो, कनाडा के प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, विली ब्रांट माफी मांग सकते हैं, तो फिर जलियांवाला
हत्याकांड जिसमें इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए, उसके लिए ब्रिटेन क्यों नहीं माफी मांगता? बाकी इंसिडेंट्स के लिए क्यों नहीं ब्रिटेन माफी मांगता? राइटर कहते हैं देखो 3 प्रकार की चीजें ना ब्रिटेन को अपनानी चाहिए। सबसे पहली चीज तो जैसे हमारे एनसीईआरटीज है ना, वहां पे भी कुछ होगी, बीसीईआरटीज होंगी। उन बीसीईआरटीज में ना बल्कि यह दिखाया जाता है कि कॉलोनिज्म जो था वो एक बेनेवलेंस फॉर्म था, मतलब ब्रिटेन अच्छा करना चाहता था इंडिया जैसे देशों का, इसीलिए हम वहां पे गए, उनको सभ्य बनाने के लिए, उनको साक्षर करने के लिए, लिटरेट करने के लिए हम वहां पे गए थे। और कॉलोनिज्म का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इन देशों को। ब्रिटेन के बच्चे को पता ही नहीं है उन्होंने कितना जुल्म किया कॉलोनियल कंट्रीज के लोगों के ऊपर, उनको कुछ नहीं पता क्योंकि उनको सही इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो उनको सही इतिहास पढ़ाया जाए कि कॉलोनिज्म से कितना नुकसान हुआ इन देशों का, और आपने अपने आप को जो अमीर बनाया वो कॉलोनियल कंट्रीज से लूटी हुई वेल्थ से बनाया। और दूसरी चीज़, आपने जिस प्रकार का अत्याचार किया ना कॉलोनियल कंट्रीज के लोगों के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंडियंस के ऊपर, आप उस अत्याचार की झलकियां दिखाइए अगर आप म्यूजियम में दिखाना चाहते हो तो। जर्मनी ये काम करता है, जर्मनी अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से ज्यूज के ऊपर अत्याचार किया। तो आप भी बताओ ना सिर्फ बुक्स में बताओ बल्कि म्यूजियम में भी आप वो नमूने रखो जिससे पता लगे कि आपने कितना अत्याचार किया। और तीसरी चीज, कॉलोनियल कंट्रीज से जो चीज आप लूट के लाए ना, ये आर्टिफैक्ट्स, पुरानी कलाकृतियां, अरे लुटा दो यार उनको, कुछ तो शर्म कर लो भैया, वो तुम्हारी नहीं है। और सबसे लास्ट में सॉरी कह दो कम से कम, जो इतना अत्याचार आपने किया उसके लिए एपोलोजाइज कर दो। बाकी देश कर रहे हैं, आप भी कर दो। आप तो अपने आप को मोरल बोलते हो ना, हम वेस्टर्न कंट्री हैं, हम सभ्य हैं, हम मोरल हैं, तो कर दो एपोलोजाइज। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्रिटेन के द्वारा इंडिया से जो चीजें चुराई गई थी उससे संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल साउथ चाइना सी में चाइना और दूसरे देशों के बीच टेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो साउथ चाइना सी में जो टेंशन है ना, वो किस इश्यू को लेके है? ये है 9 डैश लाइन। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ना, ये 9 डैश लाइन है। अब चाइना क्या बोलता है, इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी ये पूरा एरिया आता है ना, यहां पर चाइना के हिस्टोरिकल राइट्स हैं। मतलब पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना ही इस पूरे सी को अपने लिए यूज करता आया है। अब इस साउथ चाइना सी में यानी 9 डैश लाइन में बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं, जैसे कि देखो पार्सल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल, स्पार्टली आइलैंड्स। ज्यादातर आइलैंड्स पर चाइना अपना हक जमाता है, मतलब पार्सल आइलैंड्स पर तो पूरी तरह, स्कारबोरो शोल पर भी, और कुछ स्पार्टले आइलैंड्स पर भी चाइना अपना हक जमाता है, बोलता है। चूंकि ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये इस 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इस लाइन के अंदर आते हैं, और इस पूरे एरिया को हम ही यूज करते आए हैं हिस्टोरिकली, यानी इतिहास उठा के देख लीजिए, हम ही यूज करते आए हैं और अब भी हम ही यूज करेंगे। बट देखो साउथ चाइना सी में जो दूसरे देश है ना, उनका चाइना को यह कहना है कि भैया आप बेवकूफ़ी की ना हद पार कर रहे हो। कैसे? एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। इस कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। इस कन्वेंशन का साफ तौर पे ये कहना है किसी भी देश के आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ना, जैसे मान लीजिए फिलीपींस है, फिलीपींस का ये 200 नॉटिकल माइल्स का आगे का जो एरिया है ना, ये है फिलीपींस का EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें जो भी रिसोर्स आएंगे ना, उस पे उस देश का हक होगा। इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है फिलीपींस का हक होगा। यहां पर फिशेज हैं, ऑयल हैं, दूसरे रिसोर्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का हक फिलीपींस के पास ही होगा, क्योंकि ये एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फिलीपींस का, यानी 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है। तो इन देशों का ये कहना है, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का, कि यार
हमारे ईईजेड में यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी एरिया आ रहा है आप उसको भी अपना बता रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। 9 डैश लाइन आपने खुद से ही डिजाइन कर ली, आप कहते हो ये हिस्टोरिकली इसके अंदर जो भी आता है हम उसे यूज करेंगे। कोई बताओ तो सही, कोई डॉक्यूमेंट दो, इंटरनेशनल कन्वेंशन को आप नहीं मान रहे हो, अपने हिसाब से एक लाइन बता रहे हो और बोल रहे हो कि जो भी आइलैंड्स इसके अंदर आएंगे वो हमारे हैं। आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, वहां पे आप उस देश के लोगों को मछली नहीं पकड़ने दे रहे हो। वहां पे जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं ऑयल एक्सप्लोर करने वाली, उनको आप बाधित कर देते हो। ये तो गलत बात है ना। तो फिलीपींस ना इन सब चीजों को लेके ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया 2013 में। फिलीपींस ने कोर्ट में जाके कहा यार आप हमारा समाधान कीजिए, ये चाइना तो अपनी हद पार कर रहा है। लेकिन देखो चाइना ने ना उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में आने से इनकार कर दिया। चाइना कहते हैं हम नहीं मानते इस कोर्ट को। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला मत मानो। अनक्लोज जो कन्वेंशन है ना, इसके एनेक्स 7 में साफ तौर पे लिखा हुआ है 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई है, एक पार्टी अगर प्रेजेंट भी नहीं होती है सुनवाई के दौरान तो केस तो चलता रहेगा। अगर आप यूं सोच रहे हो ना, चाइना को कोर्ट ने बोला अगर आप यूं सोच रहे हो हम प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे वर्डिक्ट से, ऐसा नहीं होगा, आप आओ या ना दो आओ, वर्डिक्ट तो हम देंगे ही इस इशू पे। तो सुनवाई चलती रही। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ना फाइनली 2016 में अपना वर्डिक्ट दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साफ तौर पे बोल दिया चाइना को आपका कोई हिस्टोरिकल राइट्स नहीं है। ये 9 डैश लाइन जो है आप बता रहे हो ये आपने खुद से ही डिजाइन कर ली, और आपका ये बोलना कि इस लाइन के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं उन पे आपका हक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ना ये भी बोला चाइना को कि यार एक बात बताओ, फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो उसका 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर एरिया आता है। फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके आप वहां पे आइलैंड्स पे मिलिट्री बेस बना रहे हो, आप फिलीपींस के मछुआरे को रोक रहे हो मछली पकड़ने से, फिलीपींस के अधिकारी वहां पे ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हो, वहां पे आप आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहे हो। ये तो गलत है ना, साफ तौर पे गलत है। मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पूरी तरह से फैसला दिया फिलीपींस के हक में, लेकिन चाइना ने उस फैसले को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। देखो इंडिया पहले तो ये बोलता था, अब ये पॉइंट है इंडिया फिलीपींस रिलेशन से संबंधित। पहले इंडिया ये बोलता था कि साउथ चाइना सी में जो भी डिस्प्यूट है वो जिन देशों के बीच में है ना वो देश पीसफुली उस डिस्प्यूट को सोल्व करें। बट अब इंडिया ये बोलने लगा है लीगल बेसिस पे और डिप्लोमेटिकली विभिन्न देश ये डिस्प्यूट सोल्व करें। लीगल बेसिस पे तो यही हुआ ना जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आया, मतलब इंडिया ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली साफ तौर पे चाइना को बोल दिया कि आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया है, जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया है उसे स्वीकार कीजिए। इतना डायरेक्ट इंडिया पहले नहीं बोला करता था चाइना के अगेंस्ट, बट अब इंडिया ने डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट बोल दिया है साउथ चाइना सी के इशू पर। देखो साउथ चाइना सी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम गेटवे और जंक्शन है। बहुत सारा सामान इंडिया यहां से भेजता है साउथ चाइना सी से, बहुत सारा ट्रेड इंडिया का यहां से होता है। तो ये इंडिया के हित में है कि साउथ चाइना सी में पूरी तरह से स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए इंडिया फिलीपींस के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है। फिलीपींस और इंडिया दोनों का चाइना के साथ डिस्प्यूट है, तो इसलिए फिलीपींस और इंडिया के बीच में रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हाल ही में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई। इंडिया रेजिडेंट डिफेंस अटैची ऑफिस ओपन करेगा मनीला में, फिलीपींस की राजधानी में। जो ये डिफेंस अटैची ऑफिस होता है ना, एक प्रकार से ना डिफेंस ऑफिशियल डिप्लॉयड होता है दूसरे देश में, जो काम करता है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। तो इंडिया का डिफेंस अटैची ऑफिस वहां पे ओपन होगा, वो काम करेगा दोनों देशों के बीच में मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए। दोनों देशों की कोस्ट गार्ड के बीच में ज़्यादा कोऑपरेशन होगा। फिलीपींस इंडिया से नेवल एसेट एक्वायर करेगा, जैसे बोट इत्यादि हैं पेट्रोलिंग के लिए। जॉइंट एक्सरसाइज ज़्यादा होंगी दोनों देशों के बीच में। मैरीटाइम डायलॉग भी होगा। मैरीटाइम डायलॉग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कम्युनिकेशन, सब चीज़ें आ जाती हैं मैरीटाइम डायलॉग में। लास्ट में राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, देखो अगर प्रैक्टिकल बात करें ना, तो चाइना
वर्डिक्ट मानेगा ही नहीं, मतलब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वर्डिक्ट है ना उसे नहीं मानेगा। तो ना क्वाइट डिप्लोमेसी की जरूरत है यहाँ पे, चुपचाप डिप्लोमेसी की सहायता से साउथ चाइना सी में टेंशंस को सुलझाया जा सकता है। और इसके लिए ना आसियान कंट्रीज को ना स्टैंड लेना होगा, एक फ्रेमवर्क बना के चाइना से बात करनी होगी, क्योंकि डिस्प्यूट सिर्फ फिलीपींस के साथ नहीं है, वियतनाम समेत कुछ दूसरे देशों के साथ भी हैं। तो आसियान नेशंस एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर सकते हैं चाइना को कि भैया पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साउथ चाइना सी में टेंशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2021 से ये पहले की बात है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। ईडी के चीफ की नियुक्ति हुई थी 2018 में, जिनका नाम है एस के मिश्रा। अब कायदे से इनका ना ईडी के चीफ का उस समय 2 साल का फिक्स कार्यकाल होता था, सीबीआई के चीफ का भी और ईडी के चीफ का भी। अब कायदे से इनका कार्यकाल खत्म होना था 2020 में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने क्यों एक्सटेंड कर दिया, इनका तो 2 साल का फिक्स कार्यकाल था ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ईडी के चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता है, यह लिखा हुआ है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में, और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल का फिक्स है, यह लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों एक्ट्स को ना अमेंड कर दिया और प्रोविजन कर दिया कि ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर है ना, इनका वैसे कार्यकाल होगा 2 साल का, बट 5 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है एक्सटेंशन देके, और रिट्रोस्पेक्टिवली ये चीज लागू होगी। ये प्रोविजन कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में इन एक्ट्स में अमेंडमेंट करके। तो जो एस के मिश्रा हैं, जिनके एक्सटेंशन पे सवाल उठी थी ईडी के डायरेक्टर, उनको फिर से एक्सटेंशन दे दिया, मतलब रिटायरमेंट एज से वो आगे चले गए, ऊपर चले गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन देती गई, 3 बार एक्सटेंशन उनको दे दिया। तो अब मामला पहुंचा था कोर्ट में फिर से। अब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह तो बोल दिया कि एस के मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, इवन रिटायरमेंट एज से ऊपर काम कर रहे हैं, जा चुकी है रिटायरमेंट एज, तो ये गलत है। इनको बोल दिया गया कि आप 30 जुलाई तक काम करिए, 31 जुलाई तक, उसके बाद आप काम करना छोड़ दीजिए, जबकि कायदे से उन्हें शायद नवंबर तक या दिसंबर तक काम करना था। लेकिन देखो दिक्कत वाली बात पता है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 2 एक्ट्स में अमेंडमेंट किया ना, कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, पहले उनका फिक्स कार्यकाल था 2 साल का, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है कि उसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखो, आप सीधी सी बात है यार, घुमा फिरा के मैं नहीं करूंगा ताकि आपको सीधा ही समझ में आए। कोई ईडी या सीबीआई का डायरेक्टर है, अभी उसको 2 साल हुए हैं, अब उसके मन में तो लालच आएगा ना कि यार मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफदारी अगर करूंगा तो वो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। एक गाजर हमेशा लटका के रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई के चीफ के सामने कि हमें खुश करोगे, हमारी बात मानोगे तो फिर हम आपका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर देंगे। तो फिर तो यार ये सीबीआई और ईडी के चीफ इम्पार्शली काम ही नहीं कर सकेंगे। उनके पास तो मोटिवेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी, उनके इशारों पे काम किया तो हमें 3 साल का कार्यकाल और भी मिल जाएगा। तो मतलब किसी प्रकार की डिपेंडेंसी ईडी और सीबीआई चीफ की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अब हो गई है। 3 साल का कार्यकाल एक्स्ट्रा दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको, यही चीज कोर्ट को समझनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गई, कोर्ट को नहीं आई। कोर्ट ने बोला ठीक है, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो ठीक है। कई बार मुझे ऐसा लगता है यार, जो चीज बेशक एक यूपीएससी एस्पायरेंट समझ जाता है, वो चीज कई बार कोर्ट क्यों नहीं समझ पाती। फिर मुझे लगता है यार हमसे तो ज़्यादा समझदार हैं, कुछ और लॉजिक उन्होंने लगाया होगा, जो भी होगा, बट ऊपर से देखें तो वर्डिक्ट अच्छा नहीं है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ये देखो टूल है हमारे देश में इन्फ्लेशन मेजर करने का। इसका बेस ईयर है इंडेक्स का 2012। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे ये इंडेक्स काम करता है, 2012 में एक टोकरी ली गई,
टोकरी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डाले, फॉर एग्जाम्पल आटा डाल दिया, दाल डाल दी, चावल डाल दी, मतलब कुछ जरूरी जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना वो डाल दिए और उनका प्राइस कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर लिया। मान लीजिए वो प्राइस आता है 100। तो देखो 2012 में जो गुड्स एंड सर्विसेज डाली गई उनका प्राइस अगर 100 था तो 2023 में उसी बास्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका मिला के सम कितना आ रहा है। अगर 120 आ रहा है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई है 2012 से अगर कंपेयर करें तो। पिछले साल से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, 2012 से। तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब राइटर का ये कहना है, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो बास्केट है ना जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को डाला जाता है और उनका प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेस पे पता लगता है इन्फ्लेशन कितना है। उस बास्केट में जो सामान डाला जाता है ना वो बहुत पुराने टाइप का है, आजकल वो सामान जनता यूज ही नहीं करती। जैसे बास्केट में ना टॉर्च का दाम कैलकुलेट किया जाता है, आजकल सारे मोबाइल फोन यूज करते हैं। रेडियो का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, ऑडियो कैसेट का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। ये चीजें जनता यूज ही नहीं करती, तो आप इनका प्राइस क्यों मेजर कर रहे हो। दूसरा देखो 2012 में ना इंडियंस फूड पे ज्यादा खर्च करते थे, बट चूंकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, जैसे ही पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है ना तो जनता का जो खर्च है फूड पे रिलेटिवली कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी एक महीने में है 1000 रुपये, मेरा मेजर जो खर्चा होगा वो फूड पे ही होगा, क्योंकि फूड तो पहली प्रायोरिटी है ना। मान लीजिए मेरी सैलरी होगी 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए फूड पे थोड़ी ना खर्च कर सकता हूं ना। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना फूड पे खर्चा कम हो जाता है, बट 2012 का बेस है, अभी भी फूड को ज्यादा वेटेज दी गई है। अब राइटर कहते ये हैं, देखो सर्वे तो सरकार कंडक्ट करवा रही है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, बट इसका डेटा, ये सर्वे पहली तो बात 2024 तक कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद कंप्लीट भी हो गया तो डेटा एनालाइज करने में टाइम लगेगा 2 साल तक, तो बहुत साल लग जाएंगे इस सीपीआई को अपडेट करने में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और आरबीआई इतने महत्वपूर्ण फैसले लेती है इस इंडेक्स के दम पे, जैसे देखो मॉनिटरी पॉलिसी कैसे करनी है, इंटरेस्ट रेट को घटाना है बढ़ाना है, वो महंगाई के दम पे आरबीआई तय करती है महंगाई कितनी है। और महंगाई कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो तो कतई फर्जी है, पहले इस तरीके को तो इंप्रूव करो ना। इसके बाद राइटर 2-3 पॉइंट और बोलते हैं, आप ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ना, जिससे पता लगे कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस पे कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बेस है सीपीआई का, इसे आप और टाइमली चेंज करो, हर 5-5 साल बाद अपडेट करते जाओ, लेट मत करो। ये देखो सीपीआई की जो बास्केट है वो हर 5 साल में अपडेट होने चाहिए ताकि कंजम्पशन पैटर्न का पता लग सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अपनी डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज करे, क्योंकि अब तो सब काम डिजिटल होने लगा है। तो ये आर्टिकल हमने समझा सीपीआई से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पार्शियल ऐप बैन से संबंधित है। जैसे देखो जहाँ पे सिचुएशन खराब होती है ना, फॉर एग्जांपल मणिपुर में सरकार क्या करती है, कंप्लीट शटडाउन कर देती है इंटरनेट को। इससे ना बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है आपको भी पता है, पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती है, एजुकेशन खराब हो जाती है। मतलब हमने पूरा आर्टिकल इस पर डिस्कस किया था कि इकोनॉमी को कितना ज़्यादा नुकसान होता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो ट्राई ना अब कंसिडर कर रही है, बजाय इसके कि कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन, पार्शियल ऐप शटडाउन कर दिया जाए, कुछ ऐप्स को शटडाउन कर दिया जाए जिनसे खतरा सबसे ज़्यादा है। क्या ये पॉसिबल है? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई के थ्रू इस बात पर विचार कर रही है कि जो मैसेजिंग ऐप है ना उनको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट किया जाए मतलब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं तो सरकार उनसे पूछे कि बताओ ओरिजिनल सेंडर कौन है इस मैसेज का। व्हाट्सएप बताना नहीं चाहती, वो बोलती है कि हमारी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो पॉलिसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम आपको ये बताएंगे कि ओरिजिनल सेंडर कौन है। फिर एक दिक्कत है वीपीएन वाली, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि वीपीएन अगर मैं यूज करता हूं ना तो मेरा असली आईपी एड्रेस क्या है ये नहीं पता लगेगा। लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इंटरनेट शटडाउन को बाईपास करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वीपीएन को भी कंट्रोल करना चाहती है, बट इश्यूज हैं। एक तो वीपीएन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, मतलब वीपीएन पे लगाम लगाना, क्योंकि जो वीपीएन के सर्विस प्रोवाइडर है ना वो अपने सर्वर लगातार चेंज करते रहते हैं। दूसरी चीज़, कुछ एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि वीपीएन
वीपीएन पे अगर सरकार लगाम लगाती है ना, तो इससे ना कुछ एक्टिविस्ट को, विसल ब्लोअर्स को, जो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो फिर वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि उनके काम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि हम इस आईपी एड्रेस से काम कर रहे हैं। वो लेटर लिख देते हैं वीपीएन सर्विस का यूज़ करके, जो कि एनोनिमस रहता है। एजेंसीज आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने वीपीएन सर्विस का यूज़ किया है, लेकिन वो भी खतरे में आ जाएंगे अगर सरकार वीपीएन पे लगाम लगाती है तो ये इश्यूज हैं इस आर्टिकल में। इसके बाद लास्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक से संबंधित है। देखो, फ्रेडरिक एंजल्स ने ना 1802 में एक बात बोली थी कि जो बच्चे गरीबी में रह रहे हैं ना, शुरुआत से ही उनकी हेल्थ पर ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बाद में 2015 में स्टडीज़ भी सामने आई। स्टडी ये थी कि वो बच्चे जो लो इनकम फैमिली से हैं ना, गरीब परिवारों से हैं, उनके दिमाग का एक हिस्सा जिसका नाम है हिपोकैम्पस दिमाग का एक हिस्सा ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाता गरीबी की वजह से। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको घर बनाना है, लेकिन घर बनाने के लिए आपके पास इनफ ब्रिक्स नहीं है, सीमेंट नहीं है। आपका घर तो बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कम ईंट आप लगाओगे, कम सीमेंट आप लगाओगे। उसी प्रकार से गरीब परिवारों में जो बच्चे होते हैं ना, शुरुआत में खाने के लिए इनफ खाना नहीं होता, थोड़ा बहुत खाना होता है, कंडीशंस खराब होती है, स्ट्रेस होता है। तो इस वजह से ना उनका दिमाग का जो हिस्सा है ना, हिपोकैम्पस, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। ये हिस्सा दिमाग का मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन देखो, वेलफेयर स्कीम्स यानी जो एंटी पॉवर्टी स्कीम्स है ना, जैसे यूएसए में डायरेक्ट कैश दिया जाता है गरीब परिवारों को। एक सर्वे में पाया गया कि ऐसे गरीब परिवारों में जिनको डायरेक्टली कैश दिया गया, जिनको स्कीम्स का लाभ दिया गया, वहां पे बच्चों का जो ये हिस्सा है ना हिपोकैम्पस वाला, वो ज्यादा छोटा नहीं मिला। तो मतलब वेलफेयर स्कीम्स और एंटी पॉवर्टी स्कीम्स का फायदा डायरेक्टली होता है बच्चों की लर्निंग पे होता है, वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अब लास्ट में ना समरी के माध्यम से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोलोनिज्म वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कंटेक्स्ट, नीदरलैंड ने चीजें वापस लौटाने का निर्णय लिया है श्रीलंका को, इंडोनेशिया को। इंग्लैंड के द्वारा भी बहुत सारी चीजें चुराई गई थी और अलग अलग देशों के द्वारा मांग की जा रही है कि उन चीज़ों को लौटा दिया जाए, जैसे ग्रीस भी मांग कर रहा है, इजिप्ट भी। इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें चुराई ब्रिटेन ने, लेकिन वापस नहीं कर रहा है। ब्रिटेन का कहना है एक दी तो बाकी सबको भी लौटाना पड़ेगा, हमारे म्यूजियम खाली हो जाएंगे। लेकिन देखो, मोरल ऑब्लिगेशन है, प्रायश्चित करना चाहिए ब्रिटेन को। अपने स्टूडेंट्स को, छोटे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए कॉलोनिज्म का कितना नुकसान हुआ। कॉलोनिज्म में जो उन्होंने कबाड़ा किया, उन चीज़ों को उन्हें म्यूजियम में रखना चाहिए ताकि बच्चों को पता लगा ये किया है हमारे पूर्वजों ने, और माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो हैं वो लौटानी चाहिए। ब्रिटेन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ देश कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने ज्यूस से माफ़ी मांगी थी। इवन कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कोमागाता इशू के लिए माफ़ी मांगी थी। लेकिन ब्रिटेन माफ़ी नहीं मांग रहा है जलियांवाला हत्याकांड के लिए और दूसरे इश्यूज़ के लिए। करना चाहिए ब्रिटेन को। उसके बाद आर्टिकल हमने इंडिया फिलीपींस से संबंधित डिस्कस किया। दोनों देश की फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, बहुत सारे इश्यूज़ पे डिसीजन लिए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम कोऑपरेशन। साउथ चाइना सी में जो इशू है, पूरा इशू हमने डिस्कस किया। क्या इशू है? चाइना दूसरे देशों के सोवरिन राइट्स पे हमला कर रहा है। इंडिया ने बोला है कि लीगल तरीके से इस इशू को हैंडल किया जाए, बट देखो राइटर बोलते हैं लीगल तरीके से हैंडल नहीं होगा, चाइना नहीं बात मानेगा। आसियान के कंट्रीज़ को आपस में एकजुट होकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन मांगना चाहिए चाइना से। इस इशू पे पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, यानी क्वाइट डिप्लोमेसी की सहायता से इशू सोल्व किया जा सकता है। अब ये दो क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको देना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। pwonlyis.com की वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इवेल्युएट भी होंगे। इवन समरी भी आपको मिल जाएगी इस पूरे डिस्कशन की, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में, टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।